मिरर इमेज से कर सकते हो। यहाँ पे शीशा, यहाँ पे चेक करो, इसको देख के चेक करो क्या इसका एनांसोमर भी एग्जिस्ट करेगा डीएस। यस इट विल शो ओ आई। हेलो डियर एटीपियंस, वेलकम टू एटीपी स्टार लर्निंग प्लेटफॉर्म। गाइस कैसे हो आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल एंड टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिलीज। सो गाइस देखो, हमने ये तो जान लिया है कि एनांसोमर क्या होते हैं, डायस्टेरोमर क्या होते हैं, लेकिन उसी में जब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं वो थोड़े डिफरेंट ही लेवल के होते हैं जेईई एडवांस में। तो आज के इस सेशन के अंदर हम जेईई एडवांस के क्वेश्चंस, कंसेप्ट्स रिलेटेड टू स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हम लोग देखने वाले एंड होपिंग दैट आपको बहुत मज़ा आएगा। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। देखिए गाइस, यहाँ पे अगर मैं आपको बताता हूँ सबसे पहली चीज़ ये, जैसे एक एग्जांपल मैं आपके सामने देता हूँ, जैसे कि ये है और यहाँ कुछ ऐसा है, यहाँ पे सीएल है, वेज पे साथ साथ बना लेना, हेडिंग लगा लेना, है ना? क्वेश्चंस एंड कंसेप्ट्स, जेईई एडवांस क्वेश्चंस एंड कंसेप्ट्स, इसको लिखो। और इसके सामने एक कंपाउंड मैं आपके सामने दे रहा हूँ एंड थिंक अबाउट दैट एज वेल, उसके बारे में भी सोचना, ठीक है? ये है, ये दोनों एक दूसरे के एनांसोमर्स हैं। बता देता हूं, दीज आर एनांसोमर्स ऑफ ईच अदर। अब यहां हम कायरल सेंटर तो है नहीं, कायरल सेंटर नहीं है तो आरएस कॉन्फ़िगरेशन तो कैसे निकालेंगे अपन, ठीक है? तो हम बेसिक्स जो होता है, बिल्कुल बेसिक वाली बात होती है, उससे तो हम इसको कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं? भाई मिरर इमेज दिख रहा है अपने को, दिख रहा है कि मिरर इमेज है। और अगली चीज, ये मिरर इमेज जो है वो नॉन सुपर इम्पोजिबल भी है। अब पकड़ो इसको, पकड़ के इसके सामने रखो, सारे एटम्स परफेक्टली एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर पाएंगे, सुपर इम्पोज परफेक्टली नहीं कर पाएगा, यानी ये एनांसोमर्स तो हैं ही हैं। अब ये सुपर इम्पोजिशन अगर नहीं देखना, मतलब मान लो ऐसे नहीं करना, तो और तरीका क्या है? तो और तरीका ऐसा है, मैं अब ध्यान से देखो। पहली चीज तो आपने ये समझी कि इस कंपाउंड के अंदर ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है और ना ही इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री है। चेक कर लो, दोनों में से इसके अंदर कुछ भी नहीं आ रहा है। यस और नो? चेक कर लो, नहीं आ रहा। यानी ये जो कंपाउंड है ये अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है, ठीक है? और जो भी स्पीसी अनसिमेट्रिकल है, याद रखना उस अनसिमेट्रिकल स्पीसी का मिरर इमेज जो होगा वो नॉन सुपर इम्पोजिबल यानी एनांसोमर ही होगा। तो क्या समझ में आया आपको कि यहां से ये समझ में आता है कि कुछ ऐसे कंपाउंड है जो बिना किसी कायरल सेंटर के भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर पाते हैं। एज यू कैन सी, यहां पे कोई भी सेंटर कायरल नहीं है, स्टिल ओआई शो किया। क्यों भाई? क्योंकि इसकी मिरर इमेज जो आती है वो क्या आती है? यस, इसकी मिरर इमेज जो आती है वो क्या आती है? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज आती है डियर स्टूडेंट्स। अंडरस्टूड? ठीक है, तो सिंपल क्या लिखोगे एवरीवन? OI कैन बी शोन, लिख लो। वैसे तो खैर मैंने लिखवाई थी ये बात, पर फिर भी लिख लो। OI कैन बी शोन, OI कैन बी शोन इन uns can be shown even without chiral center. OI can be shown even without chiral center, even without chiral center, even without chiral center, if compound has no POS COS, if compound have no POS COS, अगर कंपाउंड के अंदर कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, तो ऐसे केस में क्या होगा? आई थिंक ये बात आप अच्छे से समझ चुके हैं। क्लियर? डन? अंडरस्टूड? ओके, अब चलते हैं आगे। अब देखो, मान लो ये तो ऐसे हो गया। अब हमारे सामने कुछ ऐसा क्वेश्चन है, इनको चेक करो, ये आपस में एनांसोमर, डायस्टेरोमर क्या है? व्हाट आर दे? अगर ऐसे दिया है तो ये क्या है? व्हाट आर दे? सोचिए,
दिमाग लगाइए, आइडेंटिकल है, इनैंशोमर है, डायस्टीरियोमर है, थिंक अबाउट इट। ये इनैंशोमर्स हैं, बताओ कैसे। देखो मिरर इमेज से कर सकते हो, यहाँ पे शीशा इधर लगा हुआ है, जरूरी नहीं है कि मिरर सामने यहीं पे लगाया जाए, मिरर कहीं पे भी लगाया जा सकता है, मिरर कहीं पे भी लगाया जा सकता है, ठीक है। तो ये मिरर इमेज है एक दूसरे के, है ना। और नॉन सुपर इम्पोजिबल है या नहीं, उसके लिए इसको पकड़ के बाहर बाहर लगाने की जरूरत नहीं है, सिमेट्री चेक कर लो। अगर कंपाउंड में सिमेट्री नहीं होती, अगर कंपाउंड में सिमेट्री नहीं होती तो उसका मिरर इमेज जो होता है वो क्या होता है, नॉन सुपर इम्पोजिबल होता है, ठीक है। बस बात खत्म हो गई। तो एक दूसरे के एनैंशोमर्स हो गए। यहां पे चेक करो, इसको देख के चेक करो, क्या इसका एनैंशोमर पॉसिबल है, क्या इसका एनैंशोमर पॉसिबल है, इज एनैंशोमर पॉसिबल फॉर द गिवन स्पीसी, थिंक अबाउट इट, है ना। तो आपने देखा कि इस तरह के सिस्टम्स भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, ये चीज समझने वाली थी, ये इंटरेस्टिंग बात थी। यहां पे देखो, ये इसका एनैंशोमर भी एग्जिस्ट करेगा डियर स्टूडेंट्स, समझ रहे हो ना भाई। ये बिल्कुल क्यूमुलिन जैसा ही है, मैंने आपको तरीका भी बताया था कि क्यूमुलिन जो है उनसे हम कैसे क्या काम करते हैं, किस तरह से वो दिखते हैं, पीओएस सीओएस में सब हमने पहले देख लिया था। तो यहाँ पे दो रिंग्स हैं, इनको ट्रीट कर सकते हो बिल्कुल ऐसा, और आप समझ सकते हो कि यहाँ जो ग्रुप्स है और यहाँ जो ग्रुप्स है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन में ही होंगे, शायद आपको ये बात याद होनी चाहिए। तो बात समझ में आई क्या मैं क्या कह रहा हूँ, यस इट विल शो ओ आई, बस ऐसे हो गया। तो ये भी क्वेश्चंस आपको आने चाहिए जहाँ बिना कायरल सेंटर के भी काम हो जाता है, ठीक है। अगला चीज जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ, अपन देखो डिफरेंट डिफरेंट तरह के ही क्वेश्चंस करेंगे आज, है ना। कुछ नॉर्मल चीज भी कर लेंगे, देख लेंगे। यहाँ कुछ ऐसा है, यहाँ कुछ ऐसा है, यहाँ पे कुछ ऐसा है, ठीक है। और भाई साहब अब इसमें चेक करो कि इसका जो मिरर इमेज है, दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, आइडेंटिकल है या इनैंशोमर है, दोनों में से क्या चीज आएगी जो इसका मिरर इमेज है। देखो मिरर इमेज दो ही चीज होती है, या तो सुपर इम्पोजिबल या होता है मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल। यू हैव टू थिंक कि मिरर इमेज क्या है, क्या है इस केस में, यू हैव टू थिंक अबाउट दैट। ओके ओके एवरीवन, देखो ये जो है यहाँ पे जो इसका मिरर इमेज है, पता है वो क्या होगा, वो आइडेंटिकल होगा, वो इनैंशोमर नहीं होगा, ठीक है। कैसे कैसे पता है अपने को ऐसे पता है कि यहाँ पे ना एक पीओएस है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। प्लेन ऑफ सिमेट्री कहाँ से पास कर रहा है मैं आपको बता देता हूँ, इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ से पास कर रहा है, ये जो पॉइंट है इससे पास कर रहा है, ये जो CH3 है इसके भी बिल्कुल मिड से पास कर रहा है, इन सारे एटम्स के बिल्कुल बीच से पास कर रहा है। यानी इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है कौन से वाला, ये जो होता है ना, ये वाला मॉलिक्यूलर प्लेन जो हमारे पास होता है, याद करो, ये वाला वर्टिकल प्लेन, ये वाला हॉरिजॉन्टल प्लेन और ये वाला मॉलिक्यूलर प्लेन। तो ये जो मॉलिक्यूलर प्लेन है, यानी जो स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है, ये इस मॉलिक्यूल को दो इक्वल भागों में कट कर रही है, तो इसमें आइडेंटिकल होगा। लेकिन अगर इसी में मैंने ये लगा डाला, मान लो यहाँ पे मैंने Cl लगा दिया, तो क्या होगा, क्या तुम सोच सकते हो, क्या बोलो, व्हाट डू यू थिंक, ऐसे केस में क्या होगा, व्हाट विल हैपन इन दिस सिनेरियो। बोलो भाई, क्या लगता है तुम्हें जिंदगी में, हाँ क्या होगा, फिर एनैंशोमर होगा, क्योंकि तब सिमेट्री नहीं आएगी। तो आई थिंक समझ गए,
इन क्वेश्चंस में भी किस तरीके से इसको किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, ओके, ये हो गया। अच्छा जी, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी, मतलब इस तरह के क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस भी जिसमें टेढ़ा मेढ़ा दिया हुआ है, लेकिन बेसिक्स आपको आने चाहिए। बेसिक्स आएंगे तो दिक्कत वाली बात नहीं होगी किसी भी तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया। इसी के अलावा इसी के साथ बाईफिनाइल्स में भी ऐसा कर सकते हैं, बाईफिनाइल्स में भी ये सब कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि भाई बहुत जगह कायरल सेंटर के बिना भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, अगला कंसेप्ट मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है नाइट्रोजन वाला केस। जैसे नाइट्रोजन पे कुछ लगा हुआ है, यहाँ पे मान लो ड्यूटेरियम मान लो, यहाँ पे ट्रीटियम मान लो, H मान लो। ठीक है, अब देखो क्या होता है, यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है ये कायरल है, पता है आपको, दिख ही रहा है, चेक करो, एक सेंटर कायरल है, ये नाइट्रोजन कायरल सेंटर है, और एक सेंटर कायरल है तो पीओएस सीओएस तो आएगा नहीं, तो ये जो पर्टिकुलर स्पीसी है ये कायरल है। नॉर्मली मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि कायरल होता है तो ऑप्टिकली क्या होता है, कायरल होता है तो ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव, कायरल होता है तो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, लेकिन यहां पे कायरल होने के बावजूद वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। कैसे हो गया, कायरल होने के बावजूद ऑप्टिकली इनएक्टिव कैसे? तो उसका रीजन क्या होता है, अमीन इन्वर्जन। ये फ्लिप करता है, रिंग फ्लिपिंग बोल रहा हूं, ये जो है ना ये फ्लिप करता है, और ये जो अमाइन इन्वर्जन होता है, ये जो फ्लिपिंग होता है, इसकी वजह से ध्यान से देखो ये जो दो फॉर्म्स हैं, ये दोनों फॉर्म्स आपस में क्या होती हैं, बहुत ही रैपिडली इंटरकन्वर्ट होती हैं। क्या होती हैं, बहुत ही रैपिडली, डियर स्टूडेंट्स, क्या होती हैं, इंटरकन्वर्ट होती हैं। ठीक है, अब ये जब स्पीसी आपस में इंटरकन्वर्ट होती हैं बहुत ही रैपिडली, तो क्या होता है, तो यार देखो मैं क्लियर कट आपको बता दूं, जब ये रैपिडली एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट होती हैं तो ध्यान से देखो, ये और ये, इसको पकड़ के यहाँ रखो, यू विल सी कि दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं और एक दूसरे के एनांशोमर हैं, यानी ये और ये एक दूसरे के क्या हो गए, एनांशोमर्स हो गए, और एनांशोमर्स जो होंगे तो वो एक दूसरे की ऑप्टिकल रोटेशन को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, यानी ओवरऑल द सॉल्यूशन विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो आई थिंक आप समझ गए हो कि भाई कायरल नॉर्मली एक्टिव होता है, लेकिन इन दिस पर्टिकुलर केस ये जो दिया हुआ है ये इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता ही नहीं है, इसके साथ साथ इसका एनांशोमेरिक फॉर्म भी एग्जिस्ट करता है ड्यू टू फ्लिपिंग, है ना। तो फ्लिपिंग का इंपैक्ट आप जान गए हो, फ्लिपिंग की वजह से ये कायरल तो है लेकिन ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ओके, गॉट इट एवरीवन। तो लिख लेना, इसके बारे में थोड़ा सा लिख लो। क्या लिखोगे, नोट्स सही से बनाने हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है खुद के नोट्स बनाना, उसी से ही सिलेक्शन होता है, उसी से ही रैंक आती है, याद रखिए। क्या लिखोगे, कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव because of racemization, रेसमिक मिक्सचर बन गया ना, बिकॉज ऑफ रेसमाइजेशन, दोनों का इक्वल क्वांटिटी हो गया, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अब पता है ये इतना स्पीड से होता है कि इन दोनों को अलग नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। देखो सेपरेट करने के प्रोसेस को एक टर्म दिया जाता है, क्या बोला जाता है, रेजोल्यूशन। ठीक है, रेजोल्यूशन का मतलब है एनांशोमर्स को सेपरेट करना, इसको और इसको सेपरेट करना, रिजॉल्व करना। ठीक है, पर ये रिजॉल्व नहीं हो पाएंगे, मतलब दिस इज नॉट रिजॉल्वेबल, क्योंकि ये बहुत फास्ट होता है, ये कन्वर्जन इंटर कन्वर्जन इतना फास्ट होता है कि इसमें इनको अलग नहीं किया जा सकता, विद सम मैथड्स के साथ इनको कन्वर्ट, मतलब अपन इनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। क्लियर है, डन है। ठीक है, तो अगला पॉइंट क्या लिखोगे, लिखो इट इज नॉन रिजॉल्वेबल, it is non-resolvable because the flipping is very fast. It is non-resolvable because the flipping is very fast, क्योंकि flipping बहुत ही fast होती है। सही है, डन है। ओके, अगली चीज साथ साथ में रेजोल्यूशन का मतलब भी बता देता हूं, लिखो, हेडिंग लगाओ छोटी सी, रेजोल्यूशन
रेजोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, रेजोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। रेजोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सिंपल बात अगर आपको बोलूं तो ये होती है कि भाई इनैंशोमर्स के मिक्सचर को सेपरेट करने के प्रोसेस को रेजोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है ना। यानी बेसिकली इट इज सेपरेशन ऑफ इनैंशोमेरिक मिक्सचर, लिखो इट इज सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ इनैंशोमर्स, इट इज सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ इनैंशोमर्स इनटू इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, it is separation of mixture of enantiomers into individual components, it is separation of mixture of enantiomers into individual components, individual components में अलग करने को बोलते हैं रेजोल्यूशन, ठीक है। अब ये बताओ, खुद ही बोलो, खुद ही सोचो, रेजोल्यूशन किसका होगा? जिसके एनांशोमर बनेंगे। रेजोल्यूशन किसका करेंगे? जिसके एनांशोमर बनेंगे। और तुम ही बताओ एनांशोमर किसके बनेंगे? हाँ, जिसमें सिमेट्री नहीं होगी, बस बात वहीं पे खत्म है, ठीक है। तो अगर आपको कभी भी चेक करना है कि ये रिजॉल्वेबल है कि नहीं, ये तो केस अलग हो गया, यहाँ तो बहुत रैपिड हो रहा था कन्वर्जन, वो अलग बात है, लेकिन बाकी सब केसेस में जिसका भी एनांशोमर पॉसिबल है, जिसका भी एनांशोमर पॉसिबल है, बस एनांशोमर किसका पॉसिबल है आप जानती हो, जो भी एक्टिव होता है ऑप्टिकली एक्टिव उसका एनांशोमर होता है, ठीक है। तो सिंपल लिख लो, लिख लो, compounds having enantiomers, compounds having enantiomers, compounds having enantiomers can be resolved, compounds having enantiomers can be resolved, उनको resolve किया जा सकता है, compounds having enantiomers can be resolved, ठीक है, can be resolved। बस तो उसके लिए क्या चेक करना पड़ेगा? वही ऑप्टिकल एक्टिविटी है ना, सिंपल क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन करने के लिए क्या लिखोगे? चेक ऑप्टिकल एक्टिविटी, चेक ऑप्टिकल एक्टिविटी। अगर वो कायरल है, ऑप्टिकली एक्टिव है, तो वो रिजॉल्वेबल होगा, इसको छोड़ के, ये जो केस था इसको छोड़ के। इसमें मतलब रीजन है लेकिन लॉजिकल है, ये क्या फंडा इसके अंदर होता है, ठीक है, ओके ओके। तो रेजोल्यूशन की बात भी हमने कर ली। जैसे ये बताओ, ये वाला जो है, ये सब के सब, ऑल ऑफ देम, जो ये पहले बताया मैंने, ये बताओ रिजॉल्वेबल है या नहीं? व्हाट डू यू थिंक, आर दिस रिजॉल्वेबल और नॉट? व्हाट डू यू थिंक, क्या ये रिजॉल्वेबल हैं? बताओ भाई सभी के सभी, डियर एटीपीएस जल्दी के जल्दी बोलो, बताओ व्हाट डू यू थिंक, है क्या नहीं है? हैं, दे आर रिजॉल्वेबल डियर स्टूडेंट्स, दे आर रिजॉल्वेबल। चलो भाई, ये हो गया है। अब चलते हैं जिंदगी में आगे। नाउ वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। अगली चीज, एक और जो एडवांस कंसेप्ट ही है, वो होता है सूडो कायरल, सूडो कायरल सेंटर, ठीक है। देखो यार, ये एडवांस के लिए भी खैर कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट नॉलेज के लिए एक बार बहुत पहले क्वेश्चन आया था, तो वो उस तरह से मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखो, यहाँ पे ये क्लोरीन कुछ ऐसा, ये ऐसा, और यहाँ पे कुछ ये ब्रोमीन ऐसा, ठीक है। थिंक अबाउट इट, बीच वाले इन दोनों का कायरल सेंटर का आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालो खट से, जल्दी से इन दोनों का कायरल सेंटर का आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकाल लो, इधर भी निकाल लो, फिर हम बीच वाले के बारे में बात करेंगे, चेक करेंगे वो सेंटर कायरल है या नहीं है। देखो, निकाल लिया, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन जो आएगी दैट विल बी आर, निकाल लेना। यहाँ पे आएगी एस, यहाँ पे निकालोगे तो एस आएगी, यहाँ पे भी एस आएगी, ठीक है ना। अब खट से मैंने कैसे बता दिया? अरे भाई ये वेज में है और ये डैश में है, तो डैश में जाते ही आंसर क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा ना,
क्योंकि लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप यहाँ पे छोटू डैश पे और यहाँ वेज पे, तो सीधा अगर ये आ रहा है तो ये ऐसे होगा, निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट हो गया। अच्छा, अब मैं क्या बोल रहा था कि भाई यहाँ पे देखो, ये पर्टिकुलर सेंटर को देखो, यहाँ पे ब्रोमीन एक ग्रुप तो ये हो गया, एक ग्रुप कौन है H, एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है, दोनों के दोनों स्ट्रक्चर तो सेम है, ध्यान दीजिए दोनों के दोनों स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन फर्क किस बात का है, कॉन्फ़िगरेशंस का। तो अगर कॉन्फ़िगरेशंस का भी फर्क है तो डियर स्टूडेंट्स ऐसे केस में क्या होगा, वो ग्रुप डिफरेंट ट्रीट किए जाएंगे, वो सेम नहीं माने जाएंगे, समझ गए। जैसे यहाँ पे इस केस में दे आर सेम, तो मैंने क्या समझाया, मैंने ये समझाया कि भाई यहाँ पे ये दोनों अलग है। अब इसका आर एस कॉन्फ़िगरेशन भी निकाल सकते हो, है ना। निकालने के लिए इसमें आर और एस में आर की प्रायोरिटी एस से ज़्यादा होती है, सब कुछ सेम है तो फर्क ही किस बात का है, आर और एस का, तो आर की प्रायोरिटी एस से ज़्यादा होती है। अब इसको जब निकालोगे इसका कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पे नंबर 1 आएगा, ये 2, ये 3, क्लॉकवाइज आर आएगा। तो भाई यहाँ ये सेंटर कायरल है, यहाँ ये सेंटर कायरल नहीं है, तो मतलब समझ रहे हो क्या, गहरी बात है, थोड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मान लो हमें इस तरह का स्ट्रक्चर दिया है, तो इस स्ट्रक्चर में ये सेंटर को कायरल मानेंगे कि नहीं मानेंगे, बिल्कुल ये सेंटर कायरल है, लेकिन ये सेंटर ऐसा कायरल सेंटर है जो किसी आइसोमर में तो कायरल है और किसी में नहीं है। तो इस तरह के कायरल सेंटर का नाम होता है सूडो कायरल। कभी भी क्वेश्चन सूडो कायरल नाम से नहीं आता है, नाम से नहीं आएगा कि सूडो कायरल है तो बताओ ये सब करो, नहीं, नाम से नहीं आता, ठीक है। लेकिन एक बार क्वेश्चन जेई में बहुत पहले आया था, तो नॉलेज तो होनी चाहिए। तो यहाँ पे सूडो कायरल कार्बन भी नॉर्मल कायरल ही माना जाएगा, जैसे इसमें पूछे कितने कायरल सेंटर, तो कितने, 3 है। लेकिन ये वाला जो है ये कंडीशनल कायरल सेंटर है, यानी किसी में तो है और किसी में नहीं है, समझ रहे हो ना। यानी ये ऐसा कायरल सेंटर है जिसकी कायरलिटी, ये ऐसा कायरल सेंटर है जिसकी कायरलिटी आजू बाजू वाले जो ग्रुप्स होते हैं उनके हिसाब से डिफाइन होती है। इसकी कायरलिटी लेफ्ट और राइट के ग्रुप्स की कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब पे निर्भर करती है, ठीक है। तो लिखो, इट इज दैट टाइप ऑफ कायरल सेंटर, it is that type of chiral center whose chirality depends on the whose chirality depends on the whose chirality depends on the RS configuration of adjacent chiral centers, whose chirality depends on the RS configuration of adjacent chiral centers, ठीक है, जिसकी कायरलिटी एडजेसेंट कायरल सेंटर्स पे निर्भर करती है। गॉट इट, अंडरस्टूड, ये बात है। इसमें चेक करो जल्दी से, इसमें चेक करो सभी के सभी कि ये सेंटर कायरल है या नहीं है, तो तीनों के तीनों कायरल हैं या नहीं है, सोचो उसके बारे में। हाँ जी, है, तीनों के तीनों कायरल सेंटर है, बीच वाला सूडो कायरल है, लेकिन कायरल तो हुआ ना भाई। देखो, अब एक तो होते हैं कुछ क्रिकेटर जो हमेशा क्रिकेटर होते हैं, हमेशा मतलब हमेशा जब तक क्रिकेट टीम में है, जैसे विराट कोहली, ठीक है, टीम से आउट ही नहीं हुए, है ना, नॉर्मली नहीं हुए। लेकिन बीच में कुछ ऐसे प्लेयर हो सकते हैं जो कभी अंदर कभी बाहर, समझ रहे हो ना। तो क्रिकेटर तो लेकिन दोनों ही हुए ना। अगर पूछे कि भाई ये क्रिकेटर है कि नहीं, तो वो क्रिकेटर तो है ही ना। जैसे ऋषभ पंत है, क्रिकेटर तो है ही, कभी अंदर है कभी बाहर है, तो समझ रहे हो ना। तो सूडो कायरल सेंटर भी एक कायरल सेंटर तो है ही, लेकिन वो एक खास तरह का कायरल सेंटर है जो कभी है, किसी फॉर्म में तो है और किसी फॉर्म में नहीं है। ओके, वैसे इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है ये। अगली चीज, कभी कभी क्वेश्चन इस तरह के होते हैं, जैसे कि मान लो ये आ जाए, एक अपने को दे दिया ऐसा, एक अपने को दे दिया ऐसा,
ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं और इंपॉर्टेंट भी होते हैं, ठीक है। ठीक है, मतलब इन सब में अगर रिलेशन बताना है, इन सब में रिलेशन अगर हमें बताना है तो कैसे बताएंगे, हाउ शुड वी टेल। न्यूमरस तरीके इन क्वेश्चंस को करने के, बहुत तरीके होते हैं। ये 3 दे दिए, अलग अलग आपको प्रोजेक्शन दे रखा है, एक तो आपको ऐसा दे दिया, एक आपको ऐसा दे दिया, एक आपको ऐसा दे दिया। तो इन तीनों को करने का बेस्ट तरीका क्या है, क्या करो इसमें, व्हाट शुड बी डन, क्या करना चाहिए हमें। कैन वी थिंक ऑन इट, क्या हम इस बारे में सोच सकते हैं, बताओ। बिल्कुल बिल्कुल सोच सकते हैं। देखो इसको करने के देयर आर मैनी वेज, ठीक है। एक तरीका क्या है, पहले इसको भी फिशर में कन्वर्ट कर लो। इसको फिशर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देयर आर न्यूमरस वेज। एक तरीका ये है कि भाई टॉप से देखो, टॉप से देखोगे और पाँव यहाँ पे रखोगे, तो ये जो है ना, आप जिस एंगल से देख रहे हो, आप ऐसे देख रहे हो तो ऐसे देख रहे हो, इस एंगल से देख रहे हो नीचे, तो तुम्हारे रिस्पेक्ट में ये जो टी है ना, ये यहाँ पे आएगा, समझ जाना, समझ रहे हो ना। तुम्हारे सिर के हिसाब से ये टॉप कार्बन है, और इस कार्बन में ये एच और डी जो है, ये ग्रुप तुम्हारी ओर आ रहे हैं, दे आर कमिंग टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, डी, यहाँ पे एच, कुछ ऐसा, यहाँ पे आएगा नीचे की तरफ, अगर हम देखें तो यहाँ पे आएगा ब्रोमीन, और यहाँ पे Cl, और यहाँ पे F, ठीक है। ओके एवरीवन, अब ध्यान से देखो सभी के सभी, ध्यान से अगर हम देखें तो ये सेंटर कायरल है, ये सेंटर कायरल है। अगर हमने देखा दोनों सेम ही है, इसमें तो दोनों सेम ही आ गए, आइडेंटिकल हो गए। नहीं तो इनमें फिर चेक कर लेते, कैसे चेक करते, RS कॉन्फ़िगरेशन से चेक कर लो, ठीक है। और भी मेथड होते हैं, देयर इज वन मोर मेथड, मेथड ऑफ इंटरचेंज। ग्रुप्स को इंटरचेंज करके भी हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये इसको भी आप क्या करो, इसको कन्वर्ट कर दो फिशर के अंदर, यू कैन कन्वर्ट दैट टू फिशर एज वेल। उसको फिशर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, तो फिशर में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास कौन सा फॉर्म होना चाहिए, हमारे पास एक्लिप्स्ड वाई फॉर्म होना चाहिए। वी शुड हैव एक्लिप्स्ड वाई फॉर्म। तो अगर इसको हम एक्लिप्स्ड वाई फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे आएगा H, यहाँ पे आएगा T, यहाँ पे आएगा D। अब इसके बाद इसको जब कन्वर्ट करोगे फिशर में, ये कन्वर्जन अच्छे से आना चाहिए। यहाँ पे D, यहाँ पे Cl, ये T है, H है, Br है और F है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये कन्वर्जन करना ही डिफिकल्ट लगता है, एक बार ये कर लिया फिर तो हो ही जाएगा। नाउ यू कैन कंपेयर इट, फिर आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो किस तरीके से इन क्वेश्चंस को अप्रोच करना होता है वो चीज़ भी मैंने आपको बता दी है, हाउ टू अप्रोच सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। तो रेजोल्यूशन के बारे में पता लग गया आपको, अमाइन इन्वर्जन का क्या फंडा होता है वो चीज़ आपको समझ चुके हो, है ना। पूरा ये सारी चीज़ें मतलब एडवांस डायरेक्शन में है सारी की सारी। एक चीज़ और आपके साथ मैं शेयर करता हूँ कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में याद रखना, इनैंशोमर्स अगर हमारे सामने है, तो इनैंशोमर्स का बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है, दे हैव सेम बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब क्या है, इनैंशोमर्स की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज सारी सेम होती हैं अल्फा को छोड़ के। अल्फा एक का केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, इनैंशोमर्स हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट अल्फा, एक में प्लस अल्फा तो एक में माइनस अल्फा, तो इस बात को लिख लो। इनैंशोमर्स हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल की बात नहीं कर रहा, गलती से निकल गया था मेरे मुंह से। इनैंशोमर्स हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट अल्फा, ये पता होना चाहिए, ठीक है। लिख लो, दे हैव सेम बॉइलिंग पॉइंट, दे हैव सेम बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है भाई। अगली चीज है हमारे सामने डायस्टीरियोमर्स। अगर हम डायस्टीरियोमर्स की बात करें तो डायस्टीरियोमर्स जो होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है, देख लो, दे हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। इसका यूज भी आएगा, इस बात का यूज आएगा आगे जाके। दे हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, डायस्टीरियोमर्स हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। यस तो भाई इनैंशोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टी सेम,
डायस्ट्रोमर्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, लिख लेना, डायस्ट्रोमर्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। सही है क्या? ओके एवरीवन, सो गाइज आज के सेशन में आई होप आपको कई सारी बातें इंटरेस्टिंग लगी होंगी। सूडो कायरल और कायरलिटी, मतलब कैसे इनैंशोमर्स और भी जगह पॉसिबल हो सकते हैं, ये सारे फंडे आपको समझ में आए होंगे। ठीक है ना? बाकी जो भी क्वेश्चंस आपको मिलते जा रहे हैं उनको करते जाइए। ओके गाइज, सो दैट इज इट, है ना? बस आप अच्छे से तैयारी करते रहो, ठीक है? वन डे एट अ टाइम प्रॉपर इसको कवर करते रहो, ठीक है? बैकलॉग ना होने दो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की। रेगुलरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके एवरीवन, चलिए गाइज, ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग वेल, लव यू ऑल।